मराठा आरक्षण को लेकर चल रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी पार्टियों ने एक मत से कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी पार्टियों ने मनोज जरांगे पाटिल से अपील की है कि वो अपना आंदोलन वापस लें, क्योंकि ये आंदोलन हिंसक रूप लेता जा रहा है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जो सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी की सुप्रिया सुले ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सभी मंत्रियों को, महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए और मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उसको सुलझाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मराठवाड़ा में पुराने दस्तावेज के आधार पर सरकार ने मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया है कि सिर्फ कुणबी प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा, सभी मराठाओं को आरक्षण चाहिए। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला बुधवार के दिन भी जारी है। मुंबई में सुबह सुबह एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और राज्य सरकार में मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ करने वाले लोगों को जो है मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय और विधानसभा में कुछ विधायकों ने मराठा आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया है। खास बात यह है कि विधायकों के प्रदर्शन में कुछ सत्ता पक्ष के एमएलए भी शामिल थे। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, मनोज जरांगे पाटिल ने उस प्रस्ताव को मान्य करने से मना कर दिया है। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि सरकार को अब समय देने की क्या जरूरत है। अगर सरकार को समय चाहिए तो सरकार यहाँ पर आकर बात करे और बताए कि समय क्यों चाहिए और आरक्षण कब मिलेगा। इसके बाद अब मराठा समाज से बात करेंगे और सरकार को वक्त देंगे या नहीं देंगे, इस पर हम अपना फैसला देंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मेरा अनशन खत्म नहीं होने वाला, आज शाम से मैं पानी भी छोड़ने वाला हूँ। अब सरकार को आरक्षण देना ही होगा। मनोज जरांगे पाटिल ने साफ शब्दों में कहा है कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे उसकी जो भी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 जालना। राजस्थान और तेलंगाना को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक अब से कुछ घंटे बाद शुरू होगी। बीजेपी मुख्यालय यानी इसी कार्यालय में वो बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत सभी चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। साथ ही तेलंगाना और राजस्थान के कोर ग्रुप के सभी सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्य तौर पर तेलंगाना के 63 और राजस्थान के 76 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होगी और उसे अंतिम मुहर उस पर लगाया जाएगा। आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी वो आखिरी बैठक होगी इन विधानसभा चुनावों के लिहाज से अगर बात करें तो, और उसके बाद आज की बैठक के बाद राजस्थान और तेलंगाना के बाकी बचे हुए सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कैमरामैन साहिल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान कांग्रेस की चौथी और पांचवी सूची जारी होने के बाद भी करीब 44 उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का भविष्य अभी भी अटका हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक ही दिन में उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। चौथी सूची में जहां 56 नाम थे, वहीं पांचवी सूची में 5 नाम हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर मंगलवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद यह लिस्ट जारी की गई। कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। वहीं पांचवी सूची में सालेह मोहम्मद और धीरज गुर्जर के नाम हैं। चौथी और पांचवी सूची में पार्टी ने 7 विधायकों के टिकट काटे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर है पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है कि जो मौजूदा विधायक है जिनका परफॉर्मेंस खराब है, उनका टिकट
कटना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मेवात से सटा अलवर का यह तिजारा इलाका जहां से बाबा बालकनाथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को नॉमिनेशन के दौरान बुलाया गया है और खास बात यह है कि यहां पर अब बुलडोजर की भी एंट्री हो चुकी है और ये बुलडोजर यहां आप देख सकेंगे। बाबा बालकनाथ के नॉमिनेशन कार्यक्रम में फाइल जब होगा तो उस दौरान यहां पर खड़े हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहां पर आए हुए हैं। यूपी में जिस तरह से बुलडोजर का एक नया शुरू हुआ है वह यहाँ पर भी वे लागू करना चाहते ताकि इस पूरे इलाके में जो मेवात से सटा यहाँ अपराध कम हो सके। यूपी में बुलडोजर का उनके लिए बात कही जाती है कि बुलडोजर से किस तरह से उन्होंने अपराध को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और बस उसी की तर्ज पे अब यहाँ पर जब उनके कार्यक्रम का सभा स्थल हो रहा है तो उससे पहले एक बड़ा संकेत देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि हरियाणा से सटे इस इलाके में अपराध को रोका जाएगा और इसीलिए यहाँ पर बुलडोजर भी मंगवाए गए हैं सांकेतिक रूप से कि अपराध को नियंत्रित करने में बाबा बालकनाथ यदि यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो काफी बड़ी भूमिका निभाएंगे और उनकी प्राथमिकता में ये शुमार है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन तिजारा, न्यूज़ 24। 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर हैं। तेलंगाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधा और कहा कि अब तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में मौजूद हैं। बीजेपी के साथ उनकी गलवहियां हैं और उनके भ्रष्टाचार में बीजेपी बराबर की शरीक है। राहुल गांधी इसके अलावा BR अम्बेडकर चौक पर एक सर्किल मीटिंग भी कर रहे हैं और इसके अलावा वो वहां के लोकल जनता के बीच में बैक टू बैक और व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात भी कर रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। MCD के 5000 सफाई कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि लगभग 5000 सफाई कर्मचारी जो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट में MCD में काम कर रहे हैं उन लोगों को पक्का किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि जनवरी में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब से अब तक सरकार 6494 सफाई कर्मचारियों को पक्का कर चुकी है और दिवाली से पहले 5000 और लोगों को भी पक्का करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि नगर निगम में 15 सालों तक बीजेपी की सरकार थी। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब से दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है तब से सफाई कर्मचारी बहुत खुश है, ऐसा उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शेख हसीना ने प्रतिबद्धताओं के लिए आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्त किया। आपको बता दें कि ये 3 परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भारत की सहायता से क्रियान्वित की गई हैं। इनमें अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक रोड, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 3 परियोजनाएं शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम शेख हसीना ने कहा कि मैं हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, यह खुशी की बात है कि एक बार फिर हम भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए जुड़े हैं। कैमरामैन भरत राउत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अजब वजब तरीके से प्रचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ जो प्रत्याशी हैं वो ऊंट पर सवार होकर प्रचार कर रहे हैं, कोई घोड़े पर, तो कोई प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के लिए वो झोली फैलाकर यहाँ पर चंदा इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बात की जाए तो श्योपुर विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल जंडेल, वो यहाँ पर मौजूदा विधायक भी हैं कांग्रेस से, लेकिन वो ऊंट पर सवार होते हुए नजर आए। राजस्थान से सटे हुए इलाके में उन्होंने ऊंट पर सवार होकर जनता से वोट मांगे। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में
घोड़े पर सवारी की और घोड़े पर सवार होकर वो प्रचार करते हुए नजर आए। वहीं तीसरी तरफ निमाड़ी से जो बीजेपी के जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे हैं, उनका जब टिकट कटा तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के दौरान अब वो जनता के बीच में झोली फैलाकर अब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रचार के लिए वोट के साथ साथ नोट मांग रहे हैं, लेकिन नोट चंदे के तौर पर मांग रहे हैं ताकि वो प्रचार कर सकें। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की गतिविधियां बढ़ गई है और वहीं मणिपुर जो कि शांत हो चुका था, मोरे में यहाँ पे जो जवान हैं अपने शिविर कैंप में यहाँ पे थे और अचानक उनके ऊपर कुकी समुदाय के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें करीबन 3 से 4 जवानों को चोट लगी और एक जवान पे गोली 10 से 12 गोली लगी थी, बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तो इसको लेकर लगातार जवानों की तरफ से और कुकी समुदाय की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग हो रही है। तो वही दूसरी विष्णुपुर में यहाँ पे जो कुकी समुदाय की जो महिलाएं हैं वो मैतेई समुदाय के अंदर घुस गई थी, लेकिन मैतेई समुदाय के महिलाओं ने उन कुकी समुदाय के महिलाओं को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सीधा थाने में ले आके मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान के हैंडओवर कर दिया। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। त्योहारों के मौसम में गरीब राशन कार्ड धारकों की मुसीबतें बढ़ी, क्योंकि गुजरात में अपनी मांगों को लेकर राशन कार्ड के दुकानदार उतरे हैं हड़ताल पर। आज से गुजरात के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को सरकारी अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्ते अनाज की दुकानदार अब अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। अपनी मांग को लेकर सस्ते अनाज के दुकानदारों ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। हालांकि असहयोग आंदोलन का असर राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा, उन्हें सरकारी अनाज आज से नहीं मिल पाएगा। आज से उन्होंने ये तय किया है कि वो हड़ताल पर रहेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, वो राशन की दुकानों से मुफ्त में जो अनाज का वितरण किया जाता है वो नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में त्योहारों का मौसम है और ऐसे में गरीब लोगों की इस हड़ताल की वजह से मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती है। कैमरामैन प्रभात के साथ अहमदाबाद न्यूज़। कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रवासी मजदूरों पर दोबारा से हमलों की वजह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा चिंता देखी जा रही है और इस नए खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज खुद यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन पहली बार शामिल होंगे। इस बैठक में माना जा रहा है कि इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार ये जो दोबारा से हमले टारगेट किलिंग लौट आए हैं कश्मीर घाटी के अंदर, इन पर किस तरह से काबू पाया जा सके, क्योंकि पिछली बार महीनों पहले जो टारगेट अटैक्स कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहे थे, उन पर फोर्सेस ने पूरी तरह से काबू पाते हुए वो सारे मॉड्यूल्स को बस्ट किया था। फिलहाल आज की इस यूनिफाइड कमांड बैठक में इस सारे चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पटना से सटे बीटा और भोजपुर की सीमा पर लगे गंगा और सोन दियारे में बालू को लेकर अलग अलग गुटों में लगातार गोलीबारी जारी है। बीते 24 घंटे से इस इलाके में बालू माफियाओं के बीच में आपसी जंग चल रही है, जिसमें अब तक 200 राउंड से ज्यादा की गोली चलने की बात कही जा रही है। पुलिस भी मौके पे पहुंची है, लेकिन पुलिस भी जो बालू माफिया हैं उनके गोलीबारी के चलते पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। वहाँ पे एसटीएफ को लगाना पड़ा, जिसके बाद बालू माफिया वहाँ से भागे। लगातार पिछले जिस तरीके से 24 घंटे में पुलिस और स्थानीय पुलिस की और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी के बीच में गोलीबारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 2 गुट मनोहर राय गुट और सिपाही राय गुट के बीच लगातार वहाँ पे गोली चल रही है और जिसको लेकर वहाँ पर इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं और भोजपुर पुलिस और पटना पुलिस लगातार अब इन इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इलाकों में कई बार बालू को लेकर आपसी वर्चस्व की घटनाएं सामने आई हैं और कई लोगों की जानें गई। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे कई लोगों के खून मिले हैं, लेकिन वो उनके ना तो लाश मिले हैं ना जख्मी व्यक्ति का पता चला है। बताया जाता है कि जो अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो बालू माफिया उसकी लाश को अपने साथ लेकर दियारा में ले जाते हैं। क्या नाम है? सभी साथ अमिताभ ओझा, पटना।
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कल एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है और उनसे पूछताछ होगी। उसके पहले महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर को एक पत्र लिख करके समिति पर सवाल खड़े किए। टीएमसी सांसद ने मामले की जांच कर रही समिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि आचार समिति के पास कथित अपराध के आरोपों की जांच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कल समिति के सामने पेश होने पर उन्हें जवाब देंगे। उन्होंने मामले में लगाए गए आरोपी पर व्यवसायी से जिरह करने की भी अपनी मांग दोहराई। मोइत्रा ने एक पोस्ट में कहा कि एथिक्स कमेटी कथित आरोपों की जांच करने के लिए उचित मंच नहीं हो सकती। उन्होंने ऐसे मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अकेले ही अपना पक्ष रख रही हैं। उनकी पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पे उनके तरफ से कोई बात नहीं कही है। देखना है कि महुआ मोइत्रा पर किस तरह की कार्रवाई होती है और कल क्या सवाल जवाब समिति के सामने होता है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन ने दिल्ली के लोगों का सांस लेना दूभर किया हुआ है और अब ये पॉल्यूशन केवल दिल्ली के लोगों के लिए ही समस्या नहीं है बल्कि कई अन्य राज्यों में भी अब बढ़ता प्रदूषण चिंता का सबब बनता जा रहा है, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है कि आखिर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं या आगे भविष्य में उठाए जाने चाहिए। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हर साल अमूमन अक्टूबर-नवंबर के महीने में यही स्थिति होती है। अगर आज के AQI की बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर PM 2.5 करीब 400 और PM 10 करीब 500 के आसपास पहुंच गया है। ये स्थिति वाकई में बेहद खतरनाक है। पूरे दिल्ली के आसमान पर एक खतरनाक स्मॉग छाया हुआ है, यानी कि धूल और धुएं का खतरनाक मिश्रण। नवीन के साथ न्यूज़ 24 दिल्ली।